जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का मेरा वीडियो लेक्चर मैं कॉलेजिएट के कम्प्रिहेंसिव एग्जाम 2026 के सलूशन पर मुश्तमिल है। और बहुत अच्छा पेपर है, बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। इसका सलूशन मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। इस पेपर की तैयारी लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए अपने मकसद की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपसे जो बात करनी है वो मैकॉलेजेट विलियम एग्जाम 2026 फर्स्ट ईयर सेक्शन ए। आप सभी ये बात जानते हैं कि सेक्शन ए का मतलब होता है एमसीक्यूज, 17 एमसीक्यूज। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। आपसे पूछ रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में होंगे। इसका बहुत मुख्तसर सा जवाब है कि नंबर ऑफ मोल जिसके मिनिमम होंगे, मॉलिक्यूल की तादाद भी उसी में मिनिमम होगी। क्योंकि एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बच्चों, आपने सबसे पहले करना ये होगा, कैलकुलेटर आपके हाथ में है, एग्जाम में भी होगा। सबसे पहले आपने करना ये है, रफ वर्क, रफली आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। जिसके नंबर ऑफ मोल मिनिमम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी मिनिमम उसी में होंगे। तो बच्चों, नंबर वन ऑप्शन है 100 ग्राम बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास 12 6 72 प्लस 6, ये बन गया 78। तो मास को मोलर मास से डिवाइड किया तो मोल आ गए 1.2। 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अगर मोल निकालें तो 100/44, 2.2 मोल। अच्छा, नंबर थ्री ऑप्शन इथेन है। इथेन, बच्चों, इथेन का मास 100 ग्राम है और मोलर मास 12 2 24 प्लस 6, 30। तो नंबर ऑफ मोल पता चल गए। अच्छा, चौथा जो ऑप्शन है वो 100 ग्राम इथीन है। तो 100/28। बच्चों, इथीन का मोलर मास 28, तो डिवाइड किया तो 3.5 आंसर आ गया। अब आप फैसला कीजिए कि इन चारों में सबसे कम नंबर ऑफ मोल 100 ग्राम बेंजीन के हैं। तो जब नंबर ऑफ मोल सबसे कम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सबसे कम इसी में हो। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये रहा। और बच्चों, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछते तो करेक्ट ऑप्शन आपका 100 ग्राम इथीन होता। नंबर टू, बच्चों, 101.300 हैव डैश सिग्निफिकेंट फिगर। 101। अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तीन है, क्योंकि वन तो सिग्निफिकेंट होता ही है, नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ये वाला वन भी सिग्निफिकेंट है। और दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो ये तो फाइनल हो गए तीन सिग्निफिकेंट। और बच्चों, इसके बाद डेसिमल, और डेसिमल के बाद 300। थ्री सिग्निफिकेंट है। और सिग्निफिकेंट का ये रूल भी है, क्या, कि फाइनल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो इस रूल के अकॉर्डिंग बच्चों ये दो जीरो भी सिग्निफिकेंट हुए। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें निकले 6। ठीक है, चलते हैं। नंबर थ्री, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन
0.25 मोल। बच्चों, सिंपल सा हिसाब है। 1 मोल वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक हो गया। और बच्चों, हाफ मोल वाटर इज इक्वल टू 9 ग्राम। और 0.25 का मतलब क्वार्टर मोल। तो क्वार्टर मोल का जो मास होगा वो क्वार्टर होगा, यानी 4.5। ठीक है। तो बच्चों, 4.5 ग्राम इसका आंसर होगा। चले आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 4, एल इज इक्वल टू 2। बच्चों, एल जीरो का मतलब होता है एस, एल वन का मतलब होता है पी, एल टू का मतलब होता है डी। ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब ये हुआ, और एल की वैल्यू 2 है, तो मतलब हुआ कि ऑर्बिटल 4D होगा, 4D। ठीक हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। इन सब में बॉन्ड एंगल किस में मैक्सिमम होगा। बच्चों, वाटर का तो आप सभी को पता है 104.5 डिग्री। अमोनिया का सबको पता है 107 डिग्री। BF3 आप सभी को पता है 120 डिग्री। ठीक है। अच्छा, इन तमाम में बच्चों मैक्सिमम जो बॉन्ड एंगल है वो अमोनिया का होगा, और कार्बन डाई सल्फाइड भी 90 होता है। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इन चारों में, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल बच्चों अमोनिया मॉलिक्यूल का होगा। सही है। चले अगली बात करते हैं। और अगली बात जो आपसे करनी है वो मेरा बेटा ये है जी, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज। सबसे पहली बात तो ये कि ज्योमेट्री कैसी होगी, और दूसरी बात ये हाइब्रिडाइजेशन कैस कौन सी होगी। बच्चों, बोरोन में हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, क्योंकि बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन करें अगर तो 1s2, और बच्चों 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz0। तो इसका मतलब S1 और 2p, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया हाइब्रिडाइजेशन पता चलते ही, है ना। अब टेट्राहेड्रल sp2, ट्राइगोनल sp2। sp2 जब भी होता है तो टेट्रागोनल कभी नहीं होता, sp2 हमेशा ट्राइगोनल होता है। ठीक हो गया। बच्चों, आपसे कहा जा रहा है अ 2 डेसीमीटर क्यूब बलून, 2 डेसीमीटर क्यूब बलून का वॉल्यूम गिवन है आपको। और बच्चों, आपसे कह रहे हैं एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड हीटेड टू 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। वॉट इज द न्यू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों, आप अगर रियलाइज करें तो सीधा सीधा चार्ल्स लॉ लगेगा। सीधा सीधा बच्चों यहां पर चार्ल्स लॉ लगना है। और चार्ल्स लॉ ये कहता है कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है। अच्छा, आपने आपने V2 निकालना है तो T2 को उधर ले जाइए, तो ये बन जाएगा V2 इज इक्वल टू V1 T2/T1।
हाँ बेटा, V1 कितना है 2, और T2, बच्चों, T2 227, तो 227 प्लस 273, बच्चों ये बन जाएगा 500 केल्विन, ठीक है, अपॉन 27 अपॉन T1, 27 है, 273 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 30। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए बच्चों, ये 0 0 से कट गया, 550 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100, और 100/3, 100/3 का मतलब बच्चों 100/3, और 2 डेसीमीटर क्यूब बलून एट 27 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हीट करा 273 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो आई थिंक जब आप 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा बच्चों, करेक्ट जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो 33 डेसीमीटर क्यूब मिलेगा, 33 डेसीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा, 3.3 नहीं बल्कि 33 है, ठीक है। मोस्टली यूज यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, बच्चों विस्कोसिटी की सबसे पहली बात यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है बच्चों, एसआई यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और वैसे कॉमनली जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो पॉइज इस्तेमाल करते हैं, और एसआई यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्लास मेरा बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, अमॉर्फस सॉलिड है। प्लास्टिक अमॉर्फस सॉलिड है, रबर अमॉर्फस सॉलिड है, टेबल सॉल्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। Quantity of energy released when 1 mole of ionic crystal is formed from its gaseous ion, सीधी सीधी लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसका ऑप्शन होगा लैटिस एनर्जी। स्मॉलेस्ट द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल की सबसे छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही होती है उसको यूनिट सेल कहा जाता है। At equilibrium, concentration of reactant and product are equal, zero, constant, maximum। बच्चों, इक्विलिब्रियम पर जीरो नहीं हो सकती, इक्वल शायद हो जाए कभी, लेकिन करेक्ट ऑप्शन है कांस्टेंट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, बच्चों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको इस तरीके से निकालना बताया है, +1 हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन -6, माइनस का 6 है और प्लस का 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन हो गया +5, ठीक है। जी बच्चों, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो बाई सल्फेट आयन होता है। द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। और बच्चों
In the reaction, the rate of disappearance is written as dx upon dt, dy upon dt, dx upon minus dx upon dt minus dy upon dt। सबसे पहली बात तो ये डिसअपियर x होता है, y नहीं, क्योंकि y प्रोडक्ट है और x रिएक्टेंट है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात की जाए तो आंसर dx अपॉन dt होगा। और बच्चों, द हीट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं बाय हिस्सेस लॉ। ये बच्चों आपका सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, और सेक्शन बी में हमें 9 पार्ट का जवाब देना है। इन तमाम डेफिनेशन का जवाब याद करना जिम्मेदारी आपकी है। और अगर अक्लमंदी नहीं है इन डेफिनेशन को डिफाइन ना करना, लेकिन अगर ना कर सकें तो ऑप्शन ये वाला भी है कि आपने इनको डिफरेंशिएट करना है। ये जिम्मेदारी डेफिनेटली आपकी है, क्योंकि याद करना काम आपका है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन गिवन है। इफ 10 ग्राम हाइड्रोजन and 50 gram oxygen are present, calculate mass of water, mass of limiting reactant। तो आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन गिवन है, मास ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है और मास ऑफ वाटर निकालना है। बताइए बेटा क्या करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे और हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन का मोलर मास, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन का मोलर मास, वाटर के नीचे वाटर का मोलर मास। कैलकुलेशन करेंगे 2 टाइम, 2 बार। और बच्चों, पहली बार जब कैलकुलेशन करेंगे तो 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस 36 ग्राम वाटर, और 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस 36/4 ग्राम वाटर। ठीक है। अब हाइड्रोजन है कितना, 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो बच्चों 90 ग्राम वाटर बनेगा अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन हो तो। ठीक है, चलें। अब दूसरा रिएक्टेंट चेक करना है। 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 36 ग्राम वाटर, 1 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 36/32 ग्राम वाटर। और बच्चों ऑक्सीजन है कितनी, 50, तो मल्टीप्लाई बाय 50। आंसर आया बच्चों 56। अब आप जल्दी से फैसला कीजिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन वो रिएक्टेंट है जिससे प्रोडक्ट कम बन रहा है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन होगा। ठीक है। और हमें जो मास मिलेगा बच्चों, फ्रॉम कैलकुलेशन वी गॉट दैट 50 ग्राम ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हेंस 56.25 ग्राम वाटर विल बी फॉर्म। यानी आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट का मास भी बता दिया और बनने वाले प्रोडक्ट का मास भी बता दिया। ऐसे करके आपने इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर 3, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग क्रोमियम 24। बच्चों क्रोमियम 24 की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। मगर ये बात शायद आपको पता होगी कि 3d4 और 3d9 ये कभी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। तो आपने क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबलाइज करना है। वो कैसे होगा बच्चों, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d के पास, तो ये हो जाएगा 4s1 और 3d5। 3d4 हमेशा 3d5 बन जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 4s1।
तो क्रोमियम 24 की कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, एंटीमनी 51। बच्चों, एंटीमनी 51 की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 30 हो गए। फिर 4p6 5s2 4d10 ये 48 हो गए। 48 और 51 में से 48 को माइनस किया तो 3, तो 4d के बाद 5p3। और बच्चों, मैंगनीज प्लस 3, मैंगनीज प्लस 3 एटॉमिक नंबर 25 है। तो बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 होता अगर मैंगनीज पर +3 ना होता। लेकिन चूंकि +3 है, इसलिए 3d2। ये बच्चों 22 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। फास्फोरस -3, अगर ये -3 ना होता तो 15 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करते, लेकिन अभी हम 18 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, दैट्स इट। ओके बेटा, ये आसान तरीन क्वेश्चन, जस्ट लाइक न्यूमेरिकल, पूरे नंबर मिलते हैं। किसी भी सूरत में इसको लूज करने की हिम्मत मत कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ H2। बच्चों, आपने तो खैर पूरा क्वेश्चन ही याद किया होगा। H2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे बनती है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई। ठीक है। और O2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जो कि इस साल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, O2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बच्चों ऐसे बनती है। सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपसे पूछ रहे हैं, तो आपने, मुझे उम्मीद है, इसकी प्रैक्टिस करके रख ली होगी। ओके। ये O2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रही। ओके, चलें। मगर इस क्वेश्चन को तैयार पूरा कीजिएगा, ठीक है, जिस तरह क्लास में आपको करवाया गया। तो पार्ट नंबर 4 के बाद पार्ट नंबर 5, राइट एनी वन शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, इनमें से किसी एक पर शॉर्ट नोट लिखना है, ये काम आपका है, आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, छठा पार्ट, पीएच ऑफ सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन की पीएच गिवन है 5.72। बच्चों, पीएच आपको गिवन है 5.72। कैलकुलेट इट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। पहले इसको पढ़ लें, फिर सवाल का बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। बच्चों, पीएच आपको गिवन है, तो पीएच की जगह पीएच लिख दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंटी लॉग ले लीजिए। एंटी लॉग लेंगे जब, तो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन तो ये आ गई। ठीक है। अब आपको OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए पहले POH निकालना पड़ेगी, और POH बच्चों एस से निकलती है। ठीक है। POH निकलने के बाद आपने क्या करना है, POH की जगह POH की वैल्यू रखनी है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, एंटी लॉग लेना है। और ऐसा करने से आपको OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है और डिफाइन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। आपने मोलैरिटी और मोलैलिटी को डिफाइन करना है, और उसके बाद कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 360 ग्राम ग्लूकोज एंड 900 ग्राम वाटर। तो बच्चों, आपको जो गिवन है, 360 ग्राम ग्लूकोज गिवन है, 900 ग्राम वाटर गिवन है, और मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। मोल फ्रैक्शन आपको मालूम करना है। तो बच्चों, ये 900 यहां से काट कर मैं क्वेश्चन मार्क बना देता हूं। ठीक है।
ये गलती से हो गया। चले, अब आपने मोल्स निकालने हैं। मोल कैसे निकलेंगे? मास अपॉन मोलर मास। तो ग्लूकोज का मास 360 और मोलर मास 180, ये आ गए ग्लूकोज के मोल। और वाटर के मोल कैसे निकलेंगे? वाटर का मास अपॉन मोलर मास, वाटर का मास अपॉन मोलर मास। ठीक हो गया। तो बच्चों ये वाटर के मोल आ गए। ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपने ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ग्लूकोज के मोल अपॉन दोनों के मोल, ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। और बच्चों, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वाटर के मोल अपॉन टोटल मोल, वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया। एहतियातन अगर आप इन दोनों को जमा करके देख लें तो बच्चों आंसर या तो 1 आना चाहिए या फिर 0.9999। तो इन दोनों को जमा करने से ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने रिजल्ट लिखकर बात को दी एंड कर देना है। वाटर का मोल फ्रैक्शन और ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आप पिछला न्यूमेरिकल ना कर सके तो उसकी चॉइस है ये, डिफाइन रेट लॉ। रेट लॉ डिफाइन करना है। इन लिस्ट 5 फैक्टर, 5 फैक्टर के नाम लिखने, which influence on the rate of chemical reaction and describe the effect of temperature। ये क्वेश्चन बच्चों मॉडल पेपर में भी आया था, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जरूर तैयार कर लीजिएगा। और एक रिएक्शन दिया हुआ है, was studied and following result were obtained। बच्चों ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और रेट आपको गिवन है, और आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन कीजिए रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपने सबसे पहले डेटा बना लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है। बताइए बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन ए, फार्मूला क्या होगा? log R2 माइनस log R1 अपॉन log C2 माइनस log C1। बच्चों ए के अलावा किसी को मत देखिएगा, ये ए का C1 है, ये ए का C2 है। C1 के सामने वाला R1, C2 के सामने वाला R2। तो R2 के लॉग में से R1 का लॉग माइनस, और C2 के लॉग में से C1 का लॉग माइनस। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 1 होगा। ये आपने ए का ऑर्डर निकाल लिया। अब बेटा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, बताइए क्या करेंगे? अब बच्चों बी के अलावा किसी को देखने की इजाजत अब नहीं है, ये मैंने रेज कर दिया। अब सिर्फ बी को देखेंगे। और बच्चों अब सिर्फ बी को देखना है। तो log R2 माइनस log R1 log C2 माइनस log C1। बच्चों बी का ये C1 है और बी का ये C2 है। C1 के सामने वाला R1, C2 के सामने वाला R2। ठीक हो गया। R2 के लॉग में से R1 का लॉग माइनस, C2 के लॉग में से C1 का लॉग माइनस। ठीक है बेटा। C2 के लॉग में से C1 का लॉग माइनस, यहां पर उल्टा हो गया है, ये 0.2 होगा और ये बच्चों 0.1 होगा। ठीक है। जब आप आंसर निकालेंगे तो ऊपर ये होगा और नीचे आंसर ये होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर निकला 2। अब आप मुझे बताइए, ए और बी दोनों का ऑर्डर पता चल चुका है, तो रेट इक्वेशन क्या होगी? dx अपॉन dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी द होल स्क्वायर। अब बताइए, ए की पावर कितनी है? 1, बी की पावर 2, दोनों को जमा कर देंगे बच्चों तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा 3rd। ठीक, इस क्वेश्चन को ऐसे कीजिएगा और जरूर कीजिएगा।
इस क्वेश्चन को बेटा ऐसे कीजिएगा और लाजिम कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये पिछले क्वेश्चन का चॉइस थी। मेरा ख्याल है आप मुमकिन है समझ गए हो। न्यूमेरिकल ड्रॉप करने की चीज नहीं होती। ये है क्वेश्चन। अगर ये ना कर सके, मेरा तो ख्याल है अगर ये वाली चॉइस अगर एग्जाम में मिले तो इसको मत कीजिएगा। इसकी बजाय ये वाला न्यूमेरिकल कीजिएगा। ऐसे काम करना चाहिए जिसमें नंबर हमें पूरे पूरे मिल जाएं। तो ये पूरे पूरे नंबर दिलाने का काम है। चले बच्चों, a solution of calcium carbonate is prepared by mixing 200 ml of 2.4 into 10 power minus 4 m कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का वॉल्यूम दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दी हुई है, एंड 300 ml 4.5 इंटू 10 पावर -2 m पोटाशियम कार्बोनेट। इन दोनों की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है। जब बच्चों इन दोनों का रिएक्शन होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा। आप से कह रहे हैं कि विल कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट, क्या कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा अपॉन कूलिंग एट टू 25 डिग्री सेल्सियस इफ के एस पी, अगर के एस पी की वैल्यू ये हो। ठीक है बेटा। अच्छा, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है। क्लास में भी महज समझाना मकसद था, अभी भी इसको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। एग्जाम में ये हरकतें मत कीजिएगा, डायरेक्ट डेटा बनाइएगा। कैल्शियम नाइट्रेट का वॉल्यूम, कैल्शियम नाइट्रेट की कंसंट्रेशन, पोटाशियम कार्बोनेट का वॉल्यूम, पोटाशियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन, केएसपी की वैल्यू और प्रेसिपिटेट पता करने। बताओ बेटा कैसे करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को सबसे पहले आयोनाइज करेंगे ऐसे, और केएसपी की इक्वेशन बना लेंगे, सॉरी क्यूएसपी की इक्वेशन बना लेंगे, और क्यूएसपी मालूम करेंगे। और क्यूएसपी मालूम करने के लिए कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। बताइए बेटा कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कैसे पता करेंगे। जिसमें कैल्शियम मौजूद है उसका वॉल्यूम, ओके, अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। तो कैल्शियम नाइट्रेट का वॉल्यूम आपको गिवन है 200, टोटल वॉल्यूम बच्चों 500, और कंसंट्रेशन 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई। बिल्कुल इसी तरह कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। जिसमें कार्बोनेट मौजूद है उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। पोटेशियम कार्बोनेट का वॉल्यूम 300, टोटल वॉल्यूम 500, कंसंट्रेशन 4.5 इंटू 10 पावर -2। ऐसा करने से कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई। बच्चों इन दोनों की कंसंट्रेशन को इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 ये रही, और क्यूएसपी मालूम करेंगे। और बच्चों ऐसा करने से क्यूएसपी की वैल्यू पता चल गई। ठीक है। अब ये देखेंगे कि क्यूएसपी बड़ा है या केएसपी बड़ा है। तो बच्चों केएसपी में 10⁻⁻⁹ है, और क्यूएसपी में 10⁻⁻6 है। नेगेटिव साइन में जितनी छोटी पावर हो वैल्यू उतनी बड़ी होती है। तो इसका मतलब क्यूएसपी की वैल्यू ज्यादा है और केएसपी कम है। इसका मतलब प्रेसिपिटेट शुड बी फॉर्म। Since QSP is greater than given value of KSP, hence calcium carbonate should be precipitate out। इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसे करके तैयार कीजिएगा। ठीक है। ये हमारे सेक्शन बी का नवा क्वेश्चन है।
द ओवरऑल रेट लॉ द ओवरऑल रेट लॉ फॉर रिएक्शन इज, आपको रेट लॉ गिवन है, आपको रेट एक्सप्रेशन गिवन है, मतलब आपको रेट लॉ गिवन है। If in an experiment, initial concentration of A and B was found to be 0.43 m and 0.78 m respectively, while initial rate, तो बच्चों आपको सबसे पहली बात कंसंट्रेशन गिवन है किसकी, ए की 0.43 m और बी की कंसंट्रेशन गिवन है 0.78 m, और रेट आपको गिवन है 3.8 इंटू 10⁻³ ओके। डिटरमिन रेट कांस्टेंट एंड मेंशन इट्स यूनिट, बच्चों रेट कांस्टेंट निकालना है और उसकी यूनिट मेंशन करना है। ये तो ना भी कहते हैं हम तब भी करते। बताइए, रेट लॉ तो आपको गिवन है ही, बच्चों के निकालना है, तो dx/dt की जगह रेट की वैल्यू पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करेंगे तो आपको के की वैल्यू ये मिल जाएगी। बच्चों के की वैल्यू मिल गई, और इक्वेशन को देखें तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए यूनिट इसकी डेसीमीटर क्यूब पर मोल इनटू सेकेंड। ठीक है। अच्छा, मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि ये न्यूमेरिकल चॉइस है इसकी, अगर ये आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप इसकी चॉइस ले लीजिएगा, ये तो खैर बहुत आसान सी बात है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, a 4.8 decimeter cube sample of helium gas contain 0.22 मोल, हीलियम के मोल गिवन हैं और वॉल्यूम गिवन है। हाउ मेनी एडिशनल मोल of helium gas must be added to the sample to obtain volume, इतना वॉल्यूम ऑब्टेन करने के लिए कितने मोल ऐड करना है। तो बच्चों सीधा सीधा एवोगैड्रोस लॉ अप्लाई करेंगे। V1 हमें N2 निकालना है, क्रॉस मल्टी वैल्यू रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और सॉल्व करेंगे जब तो N2 आ जाएगा। ठीक है। मगर बेटा N2 आंसर नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी एडिशनल मोल, तो मोल तो पहले से भी मौजूद हैं, ये वाले मोल पहले से मौजूद हैं, और बाद वाले मोल ये आ गए, तो क्या करेंगे, N2 में से N1 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये नवा पार्ट है। और कैलकुलेट मोलर मास ऑफ बी इफ रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशो गिवन है। बच्चों दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशो गिवन है 2.5:1, और ए का मोलर मास गिवन है, बी का मोलर मास निकालना है। बताइए क्या करना पड़ेगा, ग्रेम्स लॉ लगाना पड़ेगा, RA/RB इज इक्वल टू √MB/√MA। तो बताइए बेटा, RA कितना है 2.5, और RB कितना है 1, और MA 18। बच्चों 18 का रूट निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आंसर, बच्चों स्क्वायरिंग करने के बाद आंसर ये आ गया, तो गैस बी का मोलर मास पता चल गया 112.466 AMU, और ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। ठीक है। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ अ फुली लेबल बॉन्ड हैबर साइकिल, आपको बताना है सीजियम फ्लोराइड का। ओके, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। बच्चों स्टेट हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन, याद रखिएगा, आपसे
अच्छा, ये ऑप्शन है इसका। अगर ये ना करना चाहें तो ये जरूर कीजिएगा। आपने हेसिस लॉ का स्टेटमेंट लिखना है, और स्टेटमेंट लिखने के बाद हीट ऑफ कंबशन निकालनी है। तो बच्चों, आपको जो कुछ गिवन है वो आपने डेटा की सूरत में लिख दिया, और हीट ऑफ कंबशन का फार्मूला लगा दिया। बताइए बच्चों, प्रोडक्ट कितने हैं? दो। एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है और एक प्रोडक्ट वाटर है। तो इन दोनों की हीट ऑफ फॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय मोल। ठीक है। और रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट बेटा आइसो ऑक्टेन है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सेपरेटली रिकॉर्ड करके पहले से दिया हुआ है। ये देखिए, आपने क्या किया। प्रोडक्ट में, बच्चों प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन इनटू मोल, वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन इनटू मोल, रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन इनटू मोल। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर कुछ यूं आएगा। और यही हीट ऑफ कंबशन होगी किसकी? आइसोब्यूटेन की। ऐसे कई न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले भी सॉल्व करके दिए हैं, अभी रिसेंटली। आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। और बच्चों, अगर ये भी खुदा ना खास्ता ना कर सकें तो चॉइस एक और भी है, और वो ये है, क्या करना है। आपने बोरॉन हाइड्राइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है। ठीक है। और बोरॉन हाइड्राइड रिएक्टेंट है जो कि मौजूद है प्रोडक्ट में। इसको रिएक्टेंट साइड पर जाना लाजिम है। और रिएक्टेंट साइड पर ये जब ही जाएगा जब माइनस में होगा। तो एक बात तो बच्चों, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट साइड पर हो तो समझ जाते हैं कि इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी। अब किस में से होगी? डेफिनेटली इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है। ठीक है। अच्छा, आप अगर आप अगर इक्वेशन 1 के प्रोडक्ट देखें तो बच्चों एक प्रोडक्ट ये है और एक प्रोडक्ट ये है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों के मोल सेम है। वाटर के मोल 3 है, यहां पर 1 है। तो क्या करना है, इक्वेशन 3 को, बच्चों इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4 में ऐड करना है। ये देखिए, इक्वेशन 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 4 इसमें ऐड कर दी। ऐड करने से हमें जो इक्वेशन मिली वो इक्वेशन 5 है। और बच्चों, इक्वेशन 5 में से क्या करना होगा? इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इक्वेशन 5 ऊपर से देख देख कर लिख दी, इक्वेशन 2 ऊपर से देख देख कर लिख दी। और साइन चेंज हो गई, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। अब बेटा कैंसिल जो हो रहा है उसको कर लीजिए। बताइए जल्दी से। ये प्लस का 2b माइनस का 2b कैंसिल। और इसके अलावा प्लस का 3h2 माइनस का 3h2 ये भी कैंसिल। और बच्चों, ये जो प्रोडक्ट है इसको उठाकर रिएक्टेंट की तरफ ले जाइए। और रिएक्टेंट में 3O2 पहले से मौजूद है, प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए। ऐसा करने से आपको आंसर पता चल जाएगा। ये सॉल्यूशन मैंने आपको पहले भी दिया है। ओके। अच्छा, अगर बच्चों, अच्छा यहां आपका सेक्शन बी एंड हो गया। और बात अगर सेक्शन सी की करें तो आपसे कह रहे हैं राइट 4 डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल के 4 डिफेक्ट ये लिखना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। ड्राइव इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन ड्राइव करना है। और एंड वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। और बच्चों ई की वैल्यू आपको गिवन है।
अब जहन में रखिएगा ये शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग है, और लॉन्ग में इतना ही लॉन्ग पूछते हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, राइट पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन पेयर। बच्चों, आपने ऐसे मॉलिक्यूल का शेप एक्सप्लेन करना है और ऐसे मॉलिक्यूल का शेप एक्सप्लेन करना है। और आप शायद ये बात जानते हैं कि मैंने शेप की एक अलहदा से वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है यूट्यूब पर। आप अगर उसको मुनासिब समझे देखना तो जरूर देखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर मैं कॉलेजिएट के पेपर में ये पूछा है तो एनुअल एग्जाम में भी यही पूछेंगे। ये जिम्मेदारी आपकी है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट लॉ ऑफ मास सेक्शन। याद रखिएगा, लॉ ऑफ मास सेक्शन आपसे स्टेट करने को कह रहे हैं। ड्राइव केसी एक्सप्रेशन, और केसी की एक्सप्रेशन ड्राइव करें फॉर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। और जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन वही वाला बच्चों, ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी, और सी मोल ऑफ सी, और डी मोल ऑफ डी, ये वाला रिएक्शन लेकर आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है। अब इसके बाद बारी है न्यूमेरिकल की। बच्चों, इसके बाद बारी है न्यूमेरिकल की। नाइट्रोसाइल क्लोराइड इज अ येलो कलर्ड गैस प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, आपसे कह रहे हैं एट 475 डिग्री पार्शियल प्रेशर। बच्चों, आपको पार्शियल प्रेशर गिवन है किसका? NO का, Cl2 का, और नाइट्रोसाइल का, ATM में, एट इक्विलिब्रियम। और आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट Kp एंड Kc। तो बच्चों, Kp कैलकुलेट पहले करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी बच्चों तो Kp आ गया। ठीक है। और Kp आने के बाद अब आपने क्या करना होगा? अब आपने Kp के बाद Kc कैलकुलेट करना होगा। और बच्चों, Kc कैलकुलेट करने के लिए Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। ओके। तो आपने Kp की जगह Kp लिखना है, R की जगह R, T की जगह T, और डेल्टा n निकालना है। और डेल्टा n का मतलब प्रोडक्ट के मोल अपॉन रिएक्टेंट के मोल। तब कहीं जाकर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट समझा जाएगा। ओके बेटा। अच्छा, अगर ये ना कर सकें तो व्हाट इज एन आइडियल गैस, व्हाई रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ड्राइव वैन डर वाल इक्वेशन फॉर द करेक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, ये चॉइस है। ठीक है। अच्छा, वैसे न्यूमेरिकल कोई बेवकूफ बच्चा ही छोड़ता है। डिफाइन ऑस्मोसिस एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, explain osmotic pressure is a colligative property of solution, give for daily life example। ये कर लें। और अगर ये भी ना कर सकें तो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। ये सारे याद करने के काम हैं, और याद करने के काम जाहिर है आपके हैं, आपको करना पड़ेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, डिफाइन प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी, ये आपका काम है, आप करेंगे। और आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है। और ये इक्वेशन, सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीजन -2, साथ ऑक्सीजन -14, -14 में से -2 को माइनस किया तो -12 बचा। क्रोमियम +6, 2 क्रोमियम +12, आयोडीन 0। और आयोडेट में ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन -6, -6 में से -1 को माइनस किया तो -5, आयोडीन हो गया +5। बच्चों, क्रोमियम +6 से +3 हो गया, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का गेन यानी रिडक्शन।
आयोडीन 0 से +5 हो गया, यानी 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस, यानी ऑक्सीडेशन। ये पहला स्टेप। इसके बाद क्या करना है, आपने ऑक्सीडेशन को अलग लिखना है और रिडक्शन को अलग लिखना है। ऑक्सीडेशन अलग लिख दी, रिडक्शन अलग लिख दी। और जिसमें ऑक्सीडेशन हुई है, आयोडीन है, आयोडीन के एटम इधर 2 हैं, राइट पर 1 है। क्रोमियम लेफ्ट पर 2 है, राइट पर 1 है। तो 2 लगा के बैलेंस कर दिया, ये स्टेप नंबर 2। ठीक है बेटा। और उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन में राइट साइड पर 7 ऑक्सीजन कम है, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दिए। नीचे वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर 6 ऑक्सीजन कम है, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दिए। और अब बारी हाइड्रोजन बैलेंस करने की है। ऊपर वाली इक्वेशन में राइट साइड पर 2 7 14 हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, 2 7 14 हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे, 14 H पॉजिटिव आइन प्लस कर देंगे। और नीचे वाली इक्वेशन में 2 6 12, तो 12 H पॉजिटिव आइन प्लस कर देंगे। और अब सबसे अहम स्टेप, बच्चों, क्रोमियम इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन शो करेंगे। +6 से +3 हो गया, तो एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और 2 क्रोमियम टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का, बच्चों, इलेक्ट्रॉन का क्रोमियम में गेन हुआ है, और गेन 6 इलेक्ट्रॉन का है। आयोडीन 0 से +5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस। एक आयोडीन में 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और दो में 10 का। ठीक हो गया बच्चों। इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर करेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर हो गया। कैंसिल करके इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। और दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो बच्चों इक्वेशन जो हमें मिलेगी वो ये होगी। एसिडिक का सलूशन है ये। ठीक है। अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि इसकी प्रैक्टिस आप पहले से कर चुके होंगे। बच्चों, ये बेसिक मीडियम की इक्वेशन है, जिसका पहला स्टेप वही है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8, मैंगनीज +7। ऑक्सीडेशन नंबर सबके लिखने के बाद ऑक्सीडेशन को, ये देखिए, मैंगनीज +7 से +2 हो गया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का गेन, रिडक्शन। सल्फर +4 से +6 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन को निकाल के अलग लिखना है और रिडक्शन को निकाल कर अलग लिखना है। अब इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। ऊपर वाली इक्वेशन में राइट पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस करने हैं। ठीक। अच्छा, सॉरी, ये इक्वेशन बेसिक मीडियम की है। तो राइट पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उसका डबल OH आइन प्लस करते हैं। और जितने OH प्लस करते हैं उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस करते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन में राइट पर डबल OH, और लेफ्ट साइड पर, बच्चों, लेफ्ट साइड पर हाफ वाटर मॉलिक्यूल। और नीचे वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर एक ऑक्सीजन कम है, तो बदले में 2 OH नेगेटिव, और 2 का हाफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। इत्तेफाक की बात है कि ऊपर और नीचे हाइड्रोजन बैलेंस है। बच्चों, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की बजाय अगला स्टेप कर लीजिए। और अगला स्टेप इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन है। मैंगनीज +7 से +2 हुआ, तो +7 से +2 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। ठीक है बेटा। 5 इलेक्ट्रॉन का देखिए गेन। और सल्फर +4 से +6 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब क्या करना है
ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का गेन 10 हो जाएगा, और नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉस भी 10 हो जाएगा। 10 को 10 से कैंसिल कर दीजिए और दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए और चेक कर लीजिए, ये वही इक्वेशन है जो हमें गिवन थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस हो गई। और ये हमारे पेपर का आखिरी क्वेश्चन था। बच्चों, इस पूरे पेपर की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बहुत सारी प्रैक्टिस आपको भेजने वाला हूँ। इंतजार कीजिएगा, आप कनेक्ट रहिएगा, इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत से भी ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।